वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने साइंस सीरीज नंबर 8-9 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। मैं आज आप लोग के बीच में ऑपरेशन क्लासेस के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है हमारे इस श्रेणी में। ध्वनि तरंग जो कि धातुओं से संचरित होती है, वह किस टाइप का तरंग है? ऑप्शन ए लिख रहा, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, या दोनों, या ए और बी में से कोई नहीं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ध्वनि तरंग ए और बी दोनों होगा। यानी कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंग, ये दोनों तरंगे होते हैं। इसका आंसर ए और बी दोनों होगी। ए और बी दोनों होगी। अब फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तो उसमें डायरेक्टली बोलता है ध्वनि का अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ध्वनि जो आप लोग का अनुदैर्ध्य के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंग यानी दोनों होते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए, मैं लिख दिया, ध्वनि का अनुदैर्ध्य तरंग के साथ साथ अनुप्रस्थ तरंग, ये दोनों चीज होते हैं। यानी अनुप्रस्थ तरंग, ये आप लोग दोनों याद रखिए। चलिए बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। देखिए, मैं कंफ्यूजन को आप लोगों के बीच में दूर कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग का। देखिए, अनुदैर्ध्य मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, वो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है? ये फ्रेंड्स आप लोगों को जो चलता हुआ, देखिए, लंब यानी कि स्टेप से चलता रहता है। क्लियर है? वही बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग का। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? अब वो जो चलते हैं, देखिए, इस टाइप से आप लोग का वो चलते रहते हैं। क्लियर है? यानी परपेंडिकुलरली चलते हैं। ये होता है आप लोग का अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। हवा में ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, जबकि द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ और द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य होती है। जबकि ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है। यानी फिर इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ये दो जो तरंगे होगी आप लोग का अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होगी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, फिर से मैं बताना चाहता हूँ, हवा, देखिए, हवा में, देखिए, मैं फिर से बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा। हवा, हवा में तो ध्वनि होता है, हवा में जो ध्वनि होता है, देखिए, मैं इस टाइप से याद किया। देखिए, हवा में जो ध्वनि होता है वह अनुदैर्ध्य होते हैं। हवा में जो ध्वनि होता है वह अनुदैर्ध्य होते हैं। जबकि द्रव्य की सतह पर, यानी कि द्रव्य की सतह पर जो ध्वनि होते हैं वह अनुप्रस्थ होती है। तो यानी दोनों के हिसाब से आप लोग लगा सकते हैं, और अनुप्रस्थ होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों लगा सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। यानी कि प्रकाश तरंग हो गया या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, सभी एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग में आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप लोग कर सकते हैं। देखिए, मेरा एक ट्रिक था, रवि गया मुंबई इंडिया, रवि गया मुंबई इंडिया से VUXYC। यानी फिर रेडियो वेव होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड होता है, फिर वॉयलेट रे होता है, फिर अल्ट्रा वॉयलेट रे होता है, सॉरी, विस होता है, विजिबल रे होता है, फिर अल्ट्रा वॉयलेट रे होता है, एक्स रे होता है, वाई रे होता है, कॉस्मिक रे। ये आप लोग इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पत्थर पर एक भवन की छत से छोड़ने पर एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग गति का समीकरण का 3 इक्वेशन पढ़े होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़े होंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े होंगे। देखिए, मैं लिख देता हूँ, एस बराबर पढ़े होंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद अगर आप लोग पढ़े होंगे वी बराबर क्या पढ़े होंगे, यू प्लस ए टी पढ़े होंगे। क्लियर है? और लास्ट पढ़े होंगे वी स्क्वायर बराबर पढ़े होंगे यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को जो यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना, देखिए, भवन की ऊंचाई निकालना, यानी कि आप लोग को एस का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस का क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सबसे पहले मैं यू का वैल्यू देखेंगे। आप लोग कुछ वैल्यू नहीं दिया तो आप लोग जीरो मानेगा, जीरो को टी से गुना करेंगे, जीरो हो जाएगा। यानी आप हाफ करेंगे। क्या एक्सलरेशन दिया हुआ है? नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोगों को पता है एक्सलरेशन यानी जी का वैल्यू पता होगा, तो 9.8 लेते हैं। क्लियर है? और टाइम देखते हैं, तो 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 होता है, यानी 16 होता है। अब फ्रेंड, इसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिए, यानी कि 9.8 को आप लोग 8 से मल्टीप्लाई किए, 8 8 4 जाए, यानी कि 4 जाएगा, 9 72, तो 74, यानी कि 74 सॉरी 74 से 78, यानी कि 78.4 मीटर आप लोग का राइट आंसर आएगा। तो अगर ऑप्शन देखा है, तो इसका राइट आंसर होगा 78.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को याद कीजिए। देखिए, सबसे पहले एन का जो वैल्यू होता है, एन का फॉर्मूला होता है 1/t होता है। होपफुली आप लोग को पता होगा। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को बोला 24 सेकंड। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 1 कर दूंगा। क्लियर है? अब टी का वैल्यू ऑलरेडी अगर आप लोग देखिएगा, देखिए, आप लोग को यहाँ पे कितना लिखा, 0.8 लिख रहा है। क्लियर है? अब आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ पे पता करने के बाद तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आवृत्ति अगर आप लोग निकालते हैं, तो 24 के रेशियो में निकालते हैं, यानी
24 चक्र के रूप में बोल रहा। अब आप लोग यहाँ से सॉल्यूशन अगर कीजिए, यानी कि 24 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 24/0.8 कीजिएगा, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा 30 हर्ट्ज आएगा। कितना आएगा? 30 हर्ट्ज आएगा, यानी इसका राइट आंसर आएगा 30 हर्ट्ज आएगा। क्लियर है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए ये आप लोग जो ले रहे हैं, ये यानी कि वेव जो ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो सर्कुलेशन करता है 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा उसे बोलते हैं आवृत्ति, हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए टी निकालने का फार्मूला, सॉरी एन निकालने का ऑलरेडी फार्मूला पता आप लोगों को क्या था, 1/t होता है। 1 में कहते हैं टी का वैल्यू ऑलरेडी देखें 0.8 है। हम लोग इसे ऊपर मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 24 बोल रहा था, हम लोग यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 8 का पढ़म 24 3 बार में आता है। 3 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा, जो कि हर्ट्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो राइट आंसर कितना? 30 हर्ट्स आप लोग का आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये जिसे हम बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन से गैस होते हैं? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एलपीजी के गंध के लिए इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। क्लियर है? अगर किसी प्रश्न में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों रहे तो उत्तम के लिए हम लोग ब्यूटेन होगा, यानी फिर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों दिया तो हम लोग ब्यूटेन का यूज करते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस में प्रोपेन मुक्त रूप से अस्थायी नहीं होता है, और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होता है मीथेन और इथेन होता है। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग अगर देखा है तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। अस्फाटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अस्फाटिक रासायनिक दृष्टिकोण से सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसका सामान्य सूत्र होता है SiO2 होता है। SiO2 होता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। और सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग कास्टिंग के लिए भी किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तरल जो ऑक्सीकारक हवा तथा अवकरण दोनों की तरह कार्य करता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक अवकरण दोनों की तरह कार्य करता है उसे बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। तो फ्रेंड इसमें अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला होता है, देखिए H2O2 होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीकारक के साथ साथ अवकरण दोनों तरह के कार्य करते हैं। चलिए क्लियर है? चलिए बात करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकारक का। देखिए ऑक्सीकारिंग एजेंट अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में पढ़े होंगे, तो यानी कि ऑक्सीकारक एजेंट जो होता है आप लोग सबसे पहले याद कर ले KMnO4 होता है। KMnO4 होता है, उसके साथ साथ आप लोग याद कर सकते हैं K2Cr2O7, ये दो आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड HNO3 को भी आप लोग याद कर, ये तीनों जो मैं लिखा हूँ ये सब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? वही बात करते हैं अवकरण का, तो फ्रेंड्स आप लोग अवकरण के लिए भी सिंपल वे में आप लोग याद कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड याद कर सकते हैं, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड याद कर सकते हैं, फिर फ्रेंड्स सी यानी टीन क्लोराइड आप लोग याद कर सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल मैं बताऊँ ये अवकरण का है। लेकिन अगर दोनों की बात करते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे बोल रहा दोनों का, ऑक्सीकरण और अवकरण, तो चलिए इसका भी मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2 होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग ओजोन को लिख सकते हैं, जिसका सामान्य सूत्र O3 होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग H2 लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड आप लोग SO3 लिख सकते हैं। ये सारे जो मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है? और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फसलों पर DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है। ऑलरेडी फ्रेंड सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे DDT का फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पे DDT का फुल फॉर्म में जानने का प्रयास करेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले D4 होता है डाई, देखिए मैं लिख देता हूँ डाईक्लोरो, देखिए मैं लिख देता हूँ डाईक्लोरो डाईफेनाइल, देखिए मैं लिख देता हूँ डाईक्लोरो डाईफेनाइल ट्राईक्लोरो इथेन होता है, यानी डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन होता है। इसका फुल फॉर्म मैं बता दिया। अब देखिए इसका बोल फ्रेंड किसके लिए छिड़काव में होता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना इससे वायु मृदा तथा जल में छिड़काव के लिए प्रदर्शित किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित युग में नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो देखिए साल मोनेला, तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे साल मोनेला जो होता है वो टाइफाइड होता है। किससे होता है? ये टाइफाइड से होता है। किससे होता है? ये टाइफाइड होता है, जो कि ये गलत दिया, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात करते हैं प्लाज्मोडियम, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। टीनिसा सोलियम किससे होता है? TN, देखिए मेरे TNACS से होता है। वही पैराथॉर्मिन जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस से होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 60 kg का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ 1 मिनट में चढ़ता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जब एक किए गए कार्य को पूरा करने में समय में वृद्धि होती है तब इससे शक्ति में ह्रास होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग शक्ति का फार्मूला जानने का प्रयास करेंगे, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा शक्ति का जो फार्मूला होता है, देखिए हम लोग जानते हैं कार्य बटा टाइम होता है, तो mgh/t के लिए mgh/t कीजिए। ऑलरेडी आप लोग एम निकालना पड़ा, एम देखिए 60 दिया है,
जी का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं है, तो फ्रेंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट केवल निर्धारित हुआ है, एच का वैल्यू 10 दिया हुआ, क्लियर है। आप लोगों को टाइम बोल रहा था 1 मिनट दे रहा, तो फ्रेंड्स 1 मिनट में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 1 मिनट दे रहा ना, तो 1 मिनट में जानते हैं 60 सेकंड होता है। अब आप लोग सॉल्व किए, 60 कैंसिल हो गया, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 100 आएगा, और फ्रेंड्स कैसा यूनिट क्या था वाट, तो राइट आंसर होगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा 100 वाट आंसर आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोलल विलियन में एक मोल विलय होता है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक मोलल विलियन में एक मोल जो विलियन होता है विलायक के 1000 ग्राम के बराबर होता है, विलायक के 1000 ग्राम के बराबर होता है, क्लियर। मोलल विलियन की बात कर रहा है तो 1000 ग्राम होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा लुईस अम्ल होता क्या। देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ बताना चाह रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। लुईस अम्ल वह अम्ल होता है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को स्वीकार करने की क्षमता रखता है। जैसे फ्रेंड्स का मेन एग्जांपल जो होता है NH3 होता है, इसका मेन एग्जांपल होता है NH3 होता है। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग NH3 का मैं तोड़ता हूँ, देखिए सबसे पहले N लिख दूंगा, H लिख दूंगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा, यानी NH3, मैं NH3 लिख दूंगा। देखिए हाइड्रोजन का आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एक होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन के जानते हैं यानी कि 5 वैलेंसी होता है। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए हाइड्रोजन जानते होंगे कि सेकेंडरी पूरा करते हैं, यानी कि ये करते हैं, और अगर आप लोग नाइट्रोजन के जानते हैं तो सेकेंड कक्षा में कितना 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका यूज किया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ देखते हैं तो लोन पेयर के रूप में 2 आता है, 2 लोन पेयर के रूप में आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लुईस अम्ल बोलते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स बोला कौन सा नहीं है, तो NH3 तो होता है, उसी के भी से अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो MgCl2, देखिए मैं MgCl2 का तोड़ता हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग MgCl2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लोग करते हैं, देखिए Mg कर दिया और Cl, यहाँ भी मैं Cl कर दिया, ऑलरेडी आप लोगों को पता है इसका 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, इसका भी 7 का 1 2 3 4 5 6 7 किया, क्लियर। इसका 2 होता है, तो फ्रेंड्स आप लोग ये कीजिए तो 8 हो जाएगा, ये भी किया तो 8 हो जाएगा। अब इसी के भी आपसे आप लोग पूरे का पूरे कर सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा MgCl2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सोडा वाटर में जो प्रयुक्त गैस होता है उससे हम बोलते हैं CO2, यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। जेनेटिक यानी कि जेनेटिक्स किसका विज्ञान है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमेशा डिस्कस करता होता हूँ यानी कि देखिए ये जो होता है अनुवांशिकता का विज्ञान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा है तो बी होगा, यानी अनुवांशिकता का जो होता है उसे बोलते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए अनुवांशिकता का जो पिता होता है, यानी कि अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो दिया था ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, यानी कि जॉन मेंडल ने दिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अनुवांशिकता का पिता किससे कहते हैं, ग्रोगर जैन मेंडल को बोलते हैं, क्लियर है। इन्हें ही अनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी के पीछे चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है क्यों। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा गुरुत्व बल कम होता है, यानी कि चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा गुरुत्व क्या होता है, कम होता है, जिस वजह से वहाँ पे वह काफ़ी तेजी से वह क्या कर सकता है, वह उछल सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोफीलिया बीमारी है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा हेमोफीलिया को राजशाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह बीमारी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुई थी, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजशाही बीमारी। और फ्रेंड्स ये जो बीमारी होती है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यह बीमारी रक्त में नहीं जमता, यानी कि यह बीमारी हीमोफीलिया नामक बीमारी में रक्त नहीं जमता, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रक्त नामक होता है, क्लियर है। और हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी होती है, एक प्रकार का ये अनुवांशिक बीमारी भी होती है, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ हीमोफीलिया बीमारी जो सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर और उसे खींचकर 70 सेंटीमीटर कर दिया जाता है और उस स्प्रिंग नियंत्रण 100 न्यूटन पर मीटर है, तो उस स्प्रिंग का संचित स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते होंगे, हाफ mv², तो यहाँ पे देखिए पता नहीं तो kx² लेंगे, क्लियर है। उसी के भी से हम लोग यहाँ पे देखते हैं 70 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर कर रहे हैं, यानी कि अगर x का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो टोटल 10 सेंटीमीटर होगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग मीटर में ज्ञात करेंगे तो 0.10 मीटर आएगा। अब उसी के भी से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो के का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ हो गया, m का वैल्यू कितना था, तो फ्रेंड्स देखना चाहते हैं 100 होगा, क्लियर है। और यहाँ पे देखना चाहते हैं 0.10 को आप लोग को सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स से मैं सॉल्व करता हूँ, ये कैंसिल होगा, 0 जो कट गया, 5 का फॉर्म 10 कितना बना था 5 बार में, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5 जूल आएगा, कितना आएगा 5 जूल, जो कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 5 जूल, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखना पड़ेगा। सबसे पहले बोला लोहे के टुकड़े को खुले हवा में छोड़ना। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर लोहे के टुकड़े में आप लोग खुले हवा में छोड़ देते तो लौह ऑक्साइड बन जाता, जो कि आप लोग के यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। सेकंड, ठोस कार्बन बाई कार्बोनेट को ठोस टार्ट्रिक अम्ल में मिलाना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को ठोस टार्ट्रिक अम्ल से मिलाता है तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह मिलता ही नहीं है और यह अपने आप में मूल रूप से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। दिए गए अम्लों का परमाणु भार इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग चलना होगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एल्यूमिनियम का। होपफुली फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का आप लोगों को परमाणु भार पता होगा, तो कितना होता है 13×26 होता है, 27 कर दीजिए, क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग को आर्गन का पता करना पड़ेगा, तो आर्गन 18, तो 18×36 कितना होता है 39 होता है, क्लियर है। उसी पर बात करते हैं आर्सेनिक का। तो फ्रेंड्स आर्सेनिक एस होता है, जिसका होता है एटॉमिक नंबर कितना था 74 होता है, एटॉमिक मास होता है। वही बात करते हैं एंटोमनी का। तो एंटीमनी का होता है फ्रेंड्स 24, सॉरी इसका होता है 121 होता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो होता है एंटीमनी का होता है, फिर आर्सेनिक का होता है, फिर आर्गन का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर है। क्योंकि मैं फिर से डिस्कस करता, एल्यूमिनियम का 27 होता है। वही बात करते हैं आर्गन का, तो आर्गन का 29 होता है। आर्सेनिक का 74 होता है। वही बात करते हैं एंटोमनी का, तो 121 होता है। अब देखिएगा इस समय क्या हो रहा है, ये आ रहा है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सुलभ नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग बोला नाइट्रोजन की मात्रा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यूरिया में जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले यूरिया का सूत्र जानिए क्या होता है, NH2CO होता है, NH2CO होता है। इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ 46% होता है, यानी कि 46% होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्नलिखित में से परिणाम देती है। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को बोला पौधे द्वारा जो विकर्ण ऊर्जा होती है वो क्या देती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जल का प्रकाश अपघटन देता है, जल का प्रकाश अपघटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मैं आप लोग इसको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा CO2 नहीं कहता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे आप लोग को H2O लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसी के बिहाफ से आप लोगों को क्या करना, प्रकाश देना, यानी यूवी को उपस्थिति में देना। ऑलरेडी आप लोगों को पता है यहाँ से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6 बन जाएगा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग को बाहर निकालना क्या था, O2 निकलता है, इसके साथ साथ आप लोग का H2O निकलता है। इसी के बिहाफ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद पोषक तत्व कार्बनिक और कार्बनिक दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण और स्नेहक यानी कि फ्रिक्शन एंड लिब्रिकेशन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, घर्षण और स्नेहक का जो अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राइबोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए बात करते हैं, पहले दिख रहा क्रायोजेनिक्स का। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्रायोजेनिक्स में पदार्थ की कम ताप का अध्ययन क्या था, यानी पदार्थ की कम ताप यानी कम ताप का जो अध्ययन क्या था उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स कहलाते हैं। वही बात करते हैं सेलेनोलॉजी। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सेलेनोलॉजी में हम लोग चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, यानी चंद्रमा का अध्ययन जो हम लोग करते हैं सेलेनोलॉजी में करते हैं। वही बात करते हैं हॉरोलॉजी। तो फ्रेंड्स हॉरो देखिए, हॉर्न कब आता है, समय जब खराब रहता था, यानी हॉरोलॉजी पढ़ते हैं जो वह समय का अध्ययन को बताता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों आप लोग कर सकते हैं। समय का अध्ययन क्या कहलाता है, होरोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस इंपॉर्टेंस होता है सबसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग CO2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं आप लोग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर में 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 12 बजे। ये दोपहर में आप लोग इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं, क्लियर है, यह नहीं देख पाते हैं सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, इंद्रधनुष प्रवर्तन, पुनांतिक प्रवर्तन तथा अपवर्तन की वजह से बनता है और यह सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष दिखाई देखने के लिए हमारे पीठ के पीछे सूर्य का होना आवश्यक होना चाहिए, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग यह नहीं देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, एंथोफोबिया निम्नलिखित का डर होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी जानते हैं फोबिया नहीं होता डर, तो यहाँ पे लिख रहा है एंथोफोबिया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंथोफोबिया जो होता है वो पुष्पों का डर जो होता है उसे बोलते हैं एंथोफोबिया होता है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं बॉस फोबिया। देखिए फ्रेंड, बॉस किसका होता है, किसी अधिकारी का होता है, यानी अधिकारी का जो डर होता है उससे हम लोग बोलते हैं बॉस फोबिया। क्या बोलते हैं, बॉस फोबिया बोलते हैं। वही बात करते हैं अग्नि का। तो फ्रेंड्स अग्नि का जो डर होता है उससे बोलते हैं पैरोफोबिया, यानी देखिए आग पैर में लग जाता है तो हम लोग इससे याद करेंगे पैरोफोबिया। तो पैरोफोबिया जो तो हुआ अग्नि का डर होता है। वही बात करते हैं कुत्तों का डर, तो फ्रेंड इससे बोलते हैं साइनोफोबिया। देखिए मैं लिख देता हूँ साइनोफोबिया जो होता है आप लोगों का कुत्ता का डर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में होता है, एंडोस्कोपी में होता है, जो कि अगर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और दूरसंचार में भी एंडोस्कोपी का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहता हूँ किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की मात्रा जो होती है यह 1000 क्यूब होता है, साथ साथ प्रत्येक वायु के लिए 10 सेकेंड होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि यह प्रस्रव ध्वनि यानी कि ताप वैद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न करते हैं। यानी कि राइट आंसर अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भी रहेगा तो उसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया था। क्लियर है? और आंख और कान दोनों 1/10 सेकेंड में मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचा सकती है। देखिए क्वेश्चन हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा एस्पिरिन का जो खोज किया था हॉफमैन नामक साइंटिस्ट ने किया था। और एस्पिरिन एक प्रकार का एनालाइजिस है, यानी कि एना ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एनाल देखिए लिख देता हूँ मैं, ऑस्पिरिन एक प्रकार का एनालाइजिस है। ठीक है? वही बात कर रहे हैं पेनिसिलिन का। तो फ्रेंड्स पेनिसिलिन जो होता है एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। पेनिसिलिन की अगर बात करते हैं तो एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स होता है। क्लियर है? चलिए, विद्युत पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विद्युत पंप एक प्रकार का साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए किसी पहाड़ी की बहुत ऊंची ढलान पर चढ़ते समय मनुष्य आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इसका राइट आंसर होगा किसी पहाड़ी की बहुत ऊंचाई ढलान पर चढ़ते समय मनुष्य आगे शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का संतुलन बनाए रखने के लिए झुक जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा। निम्नलिखित में कौन वायु में सबसे तेज चलता है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा वायु में सबसे जो तेज चलता है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो प्रकाश। उस सब वायु में सबसे तेज कौन चलता है? प्रकाश। क्योंकि ऑलरेडी पता होगा प्रकाश वायु में सबसे तेज से यानी कितना चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेग से ये चलता है। क्लियर है? और ध्वनि का वेग निर्वात में क्या होता है? शून्य होता है। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों साफ दिखता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव एवं सेंसर दोनों कम हो जाता है, इस वजह से वो साफ दिखाई देता है। क्योंकि देखिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गर्म पानी में पृष्ठ तनाव कम होता है। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः किससे भरा जाता है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस होगा। क्लियर है? चलिए मैं और एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए सबसे पहले याद किया बल्ब में निर्वात आर्गन नाइट्रोजन तीनों गैस भरा होता है जो बल्ब के फिलामेंट में ऑक्सीकृत होकर जलने से बचाता है। अब बल्ब का जीवन काल सबसे अधिक होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन जो होता है इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है कंपेरिजन टू आर्गन। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट, कैलोरी किसका मात्रक होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पता होगा कैलोरी जो होता हुआ उष्मा का सीजीएस मात्रक होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कीजिएगा ऑप्शन का, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है? और जबकि कार्य उष्मा एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। कंप्यूटर उद्योग में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर उद्योग में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है लिखित निर्देश देना। ठीक है? तो लिखित निर्देश देना जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी कर सकते हैं। समय मापक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था समय मापक विज्ञान को क्या बोलते हैं? हॉरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? बात करते हैं कॉस्मोलॉजी। तो फ्रेंड्स कॉस्मोलॉजी बोलते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। ब्रह्मांड दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स लिखो ट्रोनोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा फ्यूज जो सिद्धांत जिस कार्य पे करता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे कार्य करता है। सॉरी, विद्युत चुंबकीय उसमें प्रभाव का जिसका सूत्र होता है H=I²RT। H=I²RT। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में उत्सर्जित बीटा किरणों में होता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में उत्सर्जित बीटा किरणों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आवेशित कण होता है। तो नाभिक में उत्सर्जित आवेशित कण होता है जो कि अल्फा अल्फा मुड़ेगा माइनस की तरफ और बीटा मुड़ेगा प्लस की ओर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया को सही सही दर्शाने वाला रासायनिक समीकरण क्या? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एक अनुचुंबक पदार्थ है जो अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसमें लगा हो, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिबंधक कक्षक में होता है। प्रतिबंधक कक्षक में होता है।
चलिए आ चुके हैं। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए सूची 1 को सूची 2 से करना है। सबसे पहले आप लोगों को फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक का अर्थ होता है वैसे दो तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन जिसका परमाणु संख्या से तथा परमाणु जिसका परमाणु संख्या सेम तथा परमाणु भर अलग अलग होता है उसे बोलते हैं समस्थानिक। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि इसमें लिखा, तो सबसे पहले अगर इसका जिसका परमाणु संख्या सेम लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है उसे बोलते हैं समस्थानिक। उसी पर संभारिक में क्या होता है, इसका परमाणु भार सेम होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है उसे बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। सम न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, सेम होता है। और समावेवी फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिसका, देखिए 41 का सबसे पहले आंसर आप लोग क्लिक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि देखिए 2 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका, देखिए 2 का ऑप्शन नंबर सबसे पहले, देखिए ए का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए ए का बी, यानी कि जिसका परमाणु संख्या समान किंतु असमान परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। संभारिक, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बता, संभारिक उसे कहते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान सेम होता है लेकिन असमान होता है परमाणु संख्या। वही बात करते हैं सब न्यूट्रॉन, जिसका न्यूट्रॉन संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असमावयवी किसे कहते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान व परमाणु संख्या समान होता है लेकिन असमान ऊर्जा वाले नाभिक होता है, यानी कि ये हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। देखिए सेप्टिसेमिया क्या होता है, ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। सेप्टिसेमिया एक प्रकार का रक्त विषाक्तता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण किया गया था सी डैश के द्वारा जो किया गया था पुणे में किया गया था। कहाँ किया था, पुणे के द्वारा किया था, सी डैश के द्वारा। देखिए मैं लिख देता हूँ CDAC के द्वारा किया गया था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड देखिए, किसी धातु में बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में किया था। तो वो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्यूमिनियम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TNT क्या है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। TNT का आगे सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। TNT सबसे पहले T4 होता है ट्राई, N4 होता है नाइट्रो और T होता है टॉलिन। एक प्रकार का विस्फोटक होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ये विस्फोटक होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसमें न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सबसे कम जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसमें बोलता है सूक्ष्म तरंग विकिरण, सूक्ष्म तरंग विकिरण। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। फ्रेंड्स मैं इसका ट्रिक बता, सबसे पहले ट्रिक क्या है, रवि गया मुंबई इंडिया। देखिए रवि गया मुंबई इंडियन से VUXY। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का सबसे न्यूनतम ऊर्जा में क्या बताया था, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे कम किसका, माइक्रोवेव का होगा। क्योंकि ये सब देखिए ये गामा रे होता है, ये एक्स रे होता है, ये अल्ट्रा वायलेट होता है, विजिबल होता है, इंफ्रा। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया एम वेव। 47 एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। थर्मोसेटिंग का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान पर नियंत्रण में किया था। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा थर्मोस्टेट में द्विधातक पट्टी या आयरन होता है। यानी कि इसका राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, द्विधातक पट्टी होता है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा सेल होगा। क्या होगा, ये सेल होगा, यानी सोलर प्लेट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ये हमारा रहा आज का 50 क्वेश्चन का ऑपरेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद फिर मैं मिलता हूँ 50 क्वेश्चन के साथ। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन से। थैंक यू सो मच।